नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास स्पेशल एमसीक्यू की क्लास है। बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में से जो पहला प्रश्न आएगा उसमें 18 एमसीक्यू आएंगे। 18 एमसीक्यू में से आज हम आपको एक सीरीज लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू 103। इनकी पीडीएफ आपको पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, तो ये आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आज एक एमसीक्यू 103 करने के बाद आपकी एमसीक्यू के प्रति अप्रोच, एमसीक्यू को कैसे सरल करते हैं उसकी सोच समझ। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट है कि 103 एमसीक्यू कराने के साथ साथ आपकी जो एमसीक्यू के प्रति सोच और समझ है वो विकसित की जाए। तो ये पोर्शन जो पहला प्रश्न आएगा जिसमें 18 एमसीक्यू आएंगे, ये सारे प्रश्न सोच और समझ पर और कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, जिसमें तत्कालिक बुद्धि का प्रयोग करना होता है। इसमें रटाफिकेशन नहीं चलता, तत्कालिक बुद्धि चलती है। बच्चे को दिमाग लगाना होगा ऑन द स्पॉट कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए 103 के अलावा उस चैप्टर में उस कंसेप्ट पर बेस्ड और क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, तो सभी एमसीक्यू पर हम विचार करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है हमारा, फटाफट देखें आप। पहला एमसीक्यू है हमारा कि दो परिमाण में समान, देखिए तो इसका भी क्यू और इसका भी क्यू, परिमाण में क्या है समान, और एक रहा विजातीय। विजातीय मतलब ये प्लस है और ये क्या है माइनस। एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, माना कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है r, राइट। उनके मध्य लगने वाला बल F है, ठीक है भैया। तो F बराबर K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्या आ गया Q और बटा में R स्क्वायर। जब राशि सदिश होती है तो आप सबको पता है कि बल बेटा कैसी राशि है, सदिश। जब राशि सदिश होती है तो प्लस को भी प्लस करते हैं और माइनस को भी क्या करते हैं प्लस। तो आपके पास आंसर आ जाएगा KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब वो कहता है कि पहले आवेश का 75% दूसरे आवेश पर स्थानांतरित कर दिया जाए। पहले तो 75%, तो ये Q है, इसका 75% का मतलब होता है 75 बटा 100। तो 25 से काटा 3 बार और ये 4 बार, तो ये आ गया 3Q/4 यानी 3 बटा 4 Q। ये कराए कितना आवेश पहले से दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया, ऐसे कितना कराए 3Q/4। जैसे 3Q/4, अच्छा यहां से 3Q/4 गया है तो यहां क्या बचा Q/4। भाई यहां से Q में से 3Q/4 चला गया तो Q में से 3Q/4 घटा दिया, ये 4, तो ये हो गया 4Q - 3Q यानी कि Q/4। उधर 3Q/4 ऐड हुआ है तो -Q में 3Q/4 ऐड हुआ, तो ये हो गया -4Q प्लस 3Q और बटा में 4, तो -Q/4 और ये दूरी R। जब भी आपको फिजिक्स में किसी सवाल में चेंज किया जाए, समझना कंसेप्ट को। मेरा उद्देश्य यहाँ पर 103 एमसीक्यू समझाना नहीं, मेरा उद्देश्य किस किस तरह के एमसीक्यू बनते हैं, पैटर्न क्या होता है फिजिक्स में। तो जब भी कभी भी आपको कोई चेंजिंग करे तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, अब सेकंड इक्वेशन, यानी पहले इनिशियल कंडीशन ये है, अब फाइनल कंडीशन ये है कि 75% चला गया, तो ये आ गया आपका -Q/4, ठीक है। तो नया बल होगा F' के Q1 की जगह Q/4, Q2 की जगह भी Q/4 और बटा में R स्क्वायर। तो ये हो गया KQ स्क्वायर बटा 16 R स्क्वायर, और KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर क्या है F, तो ये हो गया बेटा F बटा 16। तो नया बल है जो वो पहले बल का कितना हो गया 1 बटा 16। तो इस तरीके से चेंजेस की। अब इस पर बेस्ड कैसे सवाल बन सकते हैं, तो देखिए आप, पहला सवाल था ये, इस पर बेस्ड क्या क्या सवाल पहले चैप्टर में से बन सकता है। इस पर बेस्ड एक सवाल है कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी R, उनके बीच लगने वाला बल F। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो कि कितनी दूरी पर है, कोई चेंजेस नहीं करा, सिर्फ इनके बीच में क्या भर दिया माध्यम। माध्यम का मतलब जैसे कांच की प्लेट, कुछ भी भर दिया भाई। तो जैसे माध्यम भरेंगे तो नया बल आता है Fm। भाई पहले F था, अब नया बल Fm, तो Fm होता है F/εr। अब F का मान मतलब 10 है और εr का मान है 2, भाग दिया तो Fm का मान कितना आ गया 5।
यानी Fm का मान हमेशा F से कम होता है। Fm का मान हमेशा F से कम होता है। कहने का मतलब निर्वात में लगने वाला बल ज्यादा होता है और माध्यम में लगने वाला बल कम होता है। अब फटाफट कंसेप्ट पे ध्यान दें आप। तो जैसे हमने कांच की प्लेट रखी तो नया बल कौन आ गया? Fm, यानी कांच की प्लेट का मतलब माध्यम। तो आप याद रखना इस कंडीशन में F ज्यादा होगा और Fm कम होगा। यानी निर्वात, पूरी फिजिक्स में सब चीज निर्वात में ज्यादा होती है, एक चीज है जो माध्यम में ज्यादा होती है और वो है धारिता। यानी Cf ज्यादा होती है किससे? C से। माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता से ज्यादा होती है। बाकी अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र, तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा माध्यम से। अगर मैं बात करूं विभव, तो निर्वात का विभव ज्यादा होगा माध्यम के विभव से। अगर मैं किसी की बात करूं धारिता, तो धारिता का एक कंसेप्ट अलग है कि माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता से ज्यादा होती है। तो ये कह रहा है कि दो आवेशों के बीच में कांच की प्लेट रख दी जाए तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1 कम हो जाएगा, नंबर 2 ज्यादा हो जाएगा, नंबर 3 अपरिवर्तित रहेगा और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आएगा कम। जब भी दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा जाएगा तो बल का मान हमेशा कम हो जाता है। प्रश्न यही होगा। लेकिन अब दो आवेशों के बीच में Q1 और Q2, दोनों के बीच में पहले क्या थी? हवा। अभी इनके बीच में माध्यम, लेकिन माध्यम के रूप में इनमें भर दिया चालक। चालक का मतलब तांबा, तांबे की प्लेट। तो बल कम होगा, लेकिन F/εr, और धातु या चालकों के लिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है? अनंत। तो जैसे अनंत का भाग देंगे उत्तर कितना आएगा? 0। यानी अब बल कम तो होगा, लेकिन कम होकर कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखना, जब दो आवेशों के बीच में क्या रखेंगे? माध्यम। कुछ भी, ईंट रख दी बल कम हो जाएगा, कांच की प्लेट रख दी बल कम हो जाएगा। लेकिन जैसे सोने की प्लेट रखेंगे तो बल कम तो होगा, लेकिन कम होकर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जब भी आप धातु रख दोगे या क्या रख दोगे? चालक। सोना, चांदी, लोहा सब धातु है, तो बल घटेगा तो सही, माध्यम में बल घटता है, लेकिन घटकर कितना हो जाएगा? 0। तो इसी पर आधारित सवाल था कि बल कैसे चेंज होता है। अगला सवाल किस पर आधारित? एग्जाम्पल चल रहे हैं पहले सवाल के। अगला सवाल आता है कि दो आवेश Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी कितनी है? R। इनके बीच लगने, अब सबको पता है ये बल कहां, सॉरी ये आवेश कहां है? हवा में। इनके बीच लगने वाला बल F है। ये कहता है यदि इन दोनों आवेशों के परिमाण को दुगुना कर दिया जाए तो ये 2Q1 हो गया और ये 2Q2, तथा उनके बीच की दूरी को चेंज नहीं किया जाए तो बताओ नया बल कितना हो जाएगा? तो पहले बल का मान निकालो, K Q1 Q2 बटा R²। फिर दूसरे बल का K, Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2 और बटा में R², क्योंकि आवेशों को क्या कर दिया था? दुगुना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 K Q1 Q2 बटा में R²। और ये बताओ कौन है? F। तो बल कितना हो गया? 4F, 4 गुना। यानी जब भी आपको कोई चेंजिंग करे तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, फिर सेकंड, उसी का अकॉर्डिंग। अब इसी सवाल में क्या देता है कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, वो कहता है उनके बीच लगने वाला बल F है। यदि दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो ये हो गया 2Q1 और ये हो गया 2Q2, तथा उनके बीच की दूरी को भी दोगुना कर दिया जाए 2R, तो नया बल क्या होगा? F'। क्या सूत्र है? K Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2, R की जगह 2R, लेकिन इसका क्या है? स्क्वायर। तो ये हो गया 2 दूनी 4 K Q1 Q2 और बटा में 4R²। 4 से 4 कट गया और ये किसके बराबर है? F के। तो बताओ F' बराबर क्या आ गया? F। बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जब भी फिजिक्स में चेंजिंग करता है तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, फिर सेकंड इक्वेशन और फिर दोनों की क्या कर लो? तुलना। तो ये बल पर आधारित सवाल थे कुछ। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, 18 का 18 एमसीक्यू सही होंगे बिल्कुल। अगला मुद्दा ये कहता है कि Q1 और Q2 का गुणा 0 से बड़ा है। हाँ भाई, Q1 और Q2 का गुणा किससे बड़ा है? 0 से। तो इनकी बल की आपको क्या बतानी है? प्रकृति।
अच्छा ये जीरो से बड़ा कब आ सकता है? जब प्लस 2 को गुणा करूं मैं प्लस 3 से तो प्लस 6 आया, जीरो से बड़ा। या माइनस 2 को गुणा करूं माइनस 3 से तो भी प्लस 6 आया, यानी जीरो से बड़ा। या तो ये दोनों प्लस हैं भाई तो गुणा जीरो से बड़ा आएगा, या ये दोनों क्या है माइनस। लेकिन अगर मैं प्लस 2 को गुणा करूंगा माइनस 3 से तो ये उत्तर क्या आएगा माइनस से, जो जीरो से क्या होगा छोटा। यानी जब भी कोई संख्या जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब या तो ये दोनों प्लस हैं या ये दोनों माइनस हैं, तभी तो जीरो से बड़ा आएगा। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिकर्षण। यदि Q1 और Q2 का गुणा छोटा है किससे? जीरो से। तो भाई छोटा है जीरो से, इसका मतलब जैसे Q1 का मान +2 और Q2 का मान हो गया -3, तो कितना आया माइनस से, जीरो से छोटा। कहने का मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण। आप मान रख के देख लो कि कब जीरो से बड़ा आ रहा है कब जीरो से छोटा, उससे आपको प्रकृति पता लग जाएगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो पहले कंसेप्ट का सवाल ये था। दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। देखो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e और प्रोटॉन पर आवेश होता है +e। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये कहता है कि इसका क्या निकालो? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं भाइयों? P से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो परिमाण में दोनों समान हैं, प्रकृति में विपरीत है, एक की प्लस है और एक की क्या है माइनस। और लघु दूरी, एंगस्ट्रॉम का मतलब लघु दूरी, तो ये क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव। ध्यान रखना भाई, विद्युत द्विध्रुव। तो इसका सूत्र होता है Q × 2a। Q का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। 2a, अच्छा इनके बीच की दूरी 2 है, तो इसका मान है 10 की पावर -10, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -29 और कूलम इनटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है? सदिश। साथ के साथ रिवीजन भी करा दूंगा, जिसकी डायरेक्शन होती है -2 तो एक इसका सवाल बनता है। इसी पर बेस पर एक और सवाल बनता है, आप देखे जाएं सवाल, ये तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा आपके पेपर टाइम पे। जैसे ये कहता है Na+ और Cl-, इनकी जो बंध लंबाई है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। अब बच्चा क्या दिमाग लगाता है कि सर ये +1 ये -1, सर परिमाण में तो समान है प्रकृति में विपरीत है, तो सूत्र लगा दिया Q × 2a। Q की जगह 1 +1 है ना, और 2a की जगह हो गया सर 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10। लेकिन ये सवाल क्या है बेटा? गलत। ये सवाल क्यों गलत है? क्योंकि यहां प्लस का मतलब प्लस नहीं है, यहां प्लस का मतलब +1e और माइनस का मतलब है -1e। जैसे मैंने लिखा H+, इसका मतलब है H+1e और Cl- -1 का मतलब है -1e, इस तरीके से। तो इस पर +1 नहीं आएगा, इस पर आएगा e इंटू 10 की पावर -10। 2a का मान एंगस्ट्रॉम है, 1.6 गुणा 10 की पावर -10 गुणा 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 e का मान, और गुणा 10 की पावर -10, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -29 कूलम इनटू मीटर, राइट। तो एक सवाल ये और हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। विद्युत द्विध्रुव पर आधारित और क्या सवाल बनता है? देखो टॉपिक वाइज सवाल बता रहा हूं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ये -q, ये +q, ये सेंटर और ये 2a। आपसे पूछेगा इसका कुल आवेश बताओ, तो इस पर कुल आवेश कितना होता है? 0 भाई, -q और +q। उसके बाद बताएगा कि जब इस विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कहां रखा जाता है भैया? समविद्युत क्षेत्र में। तो याद रखना इस पर बल नहीं लगता, इस पर क्या लगता है? बल आघूर्ण, और वो बल आघूर्ण कितना लगता है? Pe sin थीटा। तो आपसे पूछेगा समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, तो नेट बल कितना आएगा? 0। लेकिन बल आघूर्ण पूछे तो आपको बताना है τ बराबर P sin थीटा। हाँ, ऐसे पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, एक आवेश पर बल, तो उत्तर आएगा QE। भाई एक पे तो QE लग रहा है, लेकिन अगर पूछे नेट बल दोनों आवेशों पर बल, तो उत्तर क्या आएगा? 0, क्योंकि QE अपोजिट दिशा में आंसर। नेट बल 0, एक आवेश पर बल आएगा QE।
और बलागुण पी साइन थीटा। हाँ भाई समझना, अगर नेट बल देखो इस तरीके से, ये सम विद्युत क्षेत्र E, इसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है माइनस Q और प्लस Q, तो प्लस Q पर कितना बल लग गया QE और माइनस Q पर कितना लग गया QE, लेकिन धनावेश पर दिशा में और ऋणावेश पर विपरीत। अब एक आवेश पर बल पूछे तो आ गया QE, और अगर दोनों पर पूछे मतलब क्या पूछे नेट बल, तो उत्तर आएगा 0। भाई अपोजिट कैंसिल कर देंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव पर बल नहीं लगता, क्या लगता है बल आघूर्ण। एक आवेश पर बल अलग चीज है, कुल बल यानी नेट बल अलग चीज है। तो ये थे विद्युत द्विध्रुव के सवाल। आगे चले भैया, पूरा निचोड़ लेकर आएंगे हम इसमें पूरी दोनों किताबों की एनसीईआरटी। तीसरा सवाल कि बलाघूर्ण का जो मान होता है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर क्या लगता है बल आघूर्ण। बल नहीं लगता, बल आघूर्ण लगता है कितना, P sin थीटा। इसका मान अगर मैं थीटा बराबर कितना रख दूं 0, तो बल आघूर्ण का मान 0, थीटा बराबर 90 तो बल आघूर्ण का मान हो गया PE, क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है। अगर मैं इसमें थीटा बराबर कितना रख देता हूं 180, तो भी बल आघूर्ण का मान कितना होगा 0। तो उसने पूछा है कि बल आघूर्ण को मैक्सिमम होने के लिए, यही तो है मैक्सिमम मान, कि मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। जब थीटा 0 होता है तो बल आघूर्ण 0, बल आघूर्ण का मतलब कैसी अवस्था, साम्य अवस्था, लेकिन इसको बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। अभी भी बल आघूर्ण 0 है, लेकिन इसको बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था। तो आपसे पूछेगा विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन अवस्था में कब होता है 0 डिग्री पर, और अस्थायी संतुलन अवस्था में कब होता है 180 डिग्री पर। ठीक है, इस पर और क्या कंसेप्ट का सवाल, मैं सब कंसेप्ट करा रहा हूं इस चैप्टर में से, और इस कंसेप्ट का सवाल पहले पार्ट में से पूछा जाता है। देखिए एक कंसेप्ट इसमें से पूछा जाएगा पहले में से, टचिंग कंसेप्ट। टचिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि ये A है और ये B है, वो कहता है कि इस पर Q आवेश है और इस पर भी Q आवेश है, तो इनके बीच लगने वाला, इनके बीच की दूरी कितनी है R, इनके बीच लगने वाला बल F है। तो सब जानते हैं F बराबर में K Q1, Q1 की जगह क्या है Q, Q2 की जगह Q2, KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। टचिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि इसको हमने एक C गोले से टच कराया जो कैसा था उदासीन, ऐसे B गोले को भी, गोले B को भी हमने एक गोला D से टच कराया जो कैसा था उदासीन। तो इन पर तो Q Q था भाई साहब, जैसे ये टच होगा तो टोटल प्रॉपर्टी Q प्लस 0 कितनी हो गई Q, भाई दोनों की जोड़ो आधी कर दो तो Q/2, तो Q/2 इस पे Q/2 इस पे, तो हटा दिया C को। तो अब बताओ A पर कितना हो गया Q/2, यहां से भी टोटल प्रॉपर्टी Q आधी करो Q/2 D को भी हटा दिया। अब वो कहता है उनके बीच की दूरी R है, सेम टू सेम, तो नया बल बताओ, तो नया बल क्या हो गया F डैश K, Q1 की जगह Q/2, Q2 की जगह भी Q/2 और बटा में R स्क्वायर, तो ये हो गया KQ स्क्वायर बटा 4R स्क्वायर। ये सब जानते हैं F है, तो बल आ गया F बटा 4, पहले का चौथाई। बल कितना हो गया भैया, पहले का चौथाई। आगे चलते हैं, ये करा है कि R दूरी पर दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन यानी प्लस C और प्लस C कितने दूरी पर है R, उनके बीच लगने वाला बल F है। यदि प्रोटॉनों को हटाकर इनकी जगह इलेक्ट्रॉन रख दे तो माइनस E और माइनस E, अब भी दूरी कितनी है R, तो वो कह रहा है अब नया बल बताओ, तो नया बल कितना हो गया F डैश, तो इसका सूत्र होता है K, Q1 की जगह Q, Q की जगह क्या आ गया E, Q2 की जगह भी E बटा में R स्क्वायर। सिमिलरली F डैश बराबर K, Q1 की जगह E, Q2 की जगह E स्क्वायर और बटा में R स्क्वायर। तो बताओ F डैश बराबर क्या होगा F, यदि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल F है,
यदि उन प्रोटॉनों को हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएं तो भी बल कितना होगा F। तो भी बल कितना होगा बेटा F। अब ये कह रहा है अगला सवाल, अगले सवाल में ये कह रहा है कि दो आवेश समान और बराबर है, दो आवेश समान है यानी Q और Q, वो 3 मीटर दूरी पर रखें तो R बराबर 3 मीटर, उनके बीच लगने वाला बल 1.6 न्यूटन है। तो ये कह रहा है कि आवेश का मान बताओ, किसका मान बताओ आवेश का। तो सीधा नॉर्मल सवाल है, सूत्र लगाओ, कोई भी सवाल है उससे घबराना नहीं है, आपको सीधा सूत्र लगाना है। के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, क्या हो गया Q स्क्वायर और बटा में R स्क्वायर। F आपको दे रखा है 1.6, R आपको दे रखा है कितना 3 मीटर, के जानते हो तो किसका मान आ जाएगा Q का। सिंपल सवाल था। अगला दो आवेश प्लस 9 और E 16 मीटर दूरी पर है, सेंटीमीटर दूरी पर, एक तो है प्लस 9 और एक है बेटा प्लस E, कितनी दूरी पर है 16 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, इनके बीच में तीसरा आवेश कहां रखें, तो माना यहां रखें, कितनी दूरी पर x, तो ये कितनी हो गई भाई 16 माइनस x। ये कह रहा है इनके बीच में तीसरा आवेश कहां रखें कि ये साम्य अवस्था में रहे। भाई इसका मान ये साम्य अवस्था में रहे, ये आवेश कैसी अवस्था में रहे साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब है इस पे लगने वाला नेट बल कितना होना चाहिए 0। अब इस पर कौन कौन बल लगाएंगे, इसको A मान लो, इसको B मान लो, एक तो A लगाएगा एक B। अब A पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, नाम क्या हो गया F है। B लगाएगा इधर, नाम क्या हो गया FB। अब नेट बल कितना होना चाहिए 0, जब तो संतुलन होगा। और नेट बल 0 कब होगा, जब दोनों बल बराबर और विपरीत होंगे। अब देखो विपरीत तो है भाई, F है इधर लग रहा है और FB इधर लग रहा है, बराबर करना है तो F है बराबर में FB। F है का मान K, Q1 की जगह कितना है 9 भाई ये रहा, Q2 की जगह कितना है E सॉरी Q, भाई इनके बीच में लगाना है ना, और बटा में x स्क्वायर। K Q1 की जगह कितना है E और Q2 की जगह कौन है K, और बटा में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। भाई K से क्या कट गया K, Q से Q, E से E, तो ये आ गया 9 बटा x स्क्वायर और ये आ गया 1 बटा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा 3 बटा x और ये हो जाएगा 16 माइनस x। मल्टीप्लाई करो तो 16 3 48 माइनस में 3x बराबर में x, इधर जाएगा तो कितना हो गया 4x बराबर 48, x बराबर 48 बटा 4, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो इससे तो 12 होगा A से, लेकिन B से होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 16। तो इस तरीके से यदि संतुलन अवस्था का सवाल आ जाता है तो संतुलन अवस्था का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई आपको क्या करना है, दोनों बल बराबर और विपरीत करने हैं। तो विपरीत तो होंगे, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों आपस में बराबर कर देंगे। अगला सवाल देखो बेटा, एक सवाल पूछा जाता है, इसके साथ साथ मैं इसमें से न्यूमेरिकल भी ले रहा हूं सारे। एक सवाल पूछा जाता है कि ये A है, ये B है और ये C है, प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा है, तो यहां पर बल बताओ बल। तो सबसे पहले यहां पर अच्छा समबाहु त्रिभुज है तो L L और L, तो यहां पर हम क्या करेंगे A पे B पे, अच्छा इस पे कौन कौन बल लगाएंगे B और C, तो B इधर लगाएगा, नाम होगा FAB। अब C पे उंगली रखो, C क्या है पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा रिफन, नाम होगा FAC। तो ये कितना डिग्री 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60। पहले FAB का मान निकालो आप K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, तो क्या होगा Q स्क्वायर और बटा में L स्क्वायर। इसका मान निकालोगे FAC का K, A और C, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, बटा में L स्क्वायर। अब सबसे पहले हाईलाइट, फिर क्या निकाली दिशा, अब क्या निकालेंगे मान, तो अंडर रूट पहले का स्क्वायर, पहला कितना है KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में 2 पहला KQ स्क्वायर बटा L स्क्वायर, दूसरा तो होल स्क्वायर, और कोस कितना 60, कोस 60 का मान बोलो 1 बटा 2, 2 से क्या कट गया 2, तो ये आ गया
3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर और ये क्या आ गया अंडर रूट 3। लेकिन अगर सवाल यही होता और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करता, ये ए, ये बी, ये सी, एल एल और एल, ठीक है भाइयों। तो आपसे कहता है कि यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू और यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू और यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू। तो ए पर बल बताओ। अब बताओ ए पर कौन कौन लगाएंगे, बी और सी। तो पहले बी पर अंगुली रखो। अब बी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। अंगुली देखो, अंगुली क्या करेगी, अंगुली खींचेगी, तो नाम हो गया एफ ए बी। ए पर किसके द्वारा, बी के। अब सी पर अंगुली रखो, सी लगा रहा है इस पे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये इसको दूर फेंकेगी अंगुली, भाई अंगुली इसको दूर फेंकेगी, तो नाम हो गया एफ ए सी। अब ये 60, ये 60 और ये 60। अच्छा बल तो वही आएगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, अरे क्यू1 क्यू क्यू है ना दोनों, और दूरी कितनी है एल, ये भी वही आएगा। लेकिन अब की बार कौन 60 की जगह कितना हो गया 120। अच्छा ये 60 60 के तीनों, तो फिर ये कितने का है भाई, इन दोनों, इस बल के बीच का और इस बल के बीच का कितना 120, और कोस 120 का मान होता है -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कैंसिल, अरे ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये खत्म। उत्तर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। तो अब उत्तर आएगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। यदि कोण 60 डिग्री का है तो उत्तर आता है अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। यदि कोण कितने डिग्री का 120, तो उत्तर आता है के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। यानी 60 डिग्री है तो अंडर रूट 3 भी लगाएगा, और 120 डिग्री है तो ओनली के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। राइट, आगे चलते हैं। अब इसमें से कुछ और बेहतरीन अच्छे सवाल कि इस तरीके से दे देता है आपको ए बी और सी, क्यू क्यू क्यू, प्रत्येक भुजा एल, सेंटर पर भी क्यू, यहां नेट बल पूछता है तो उत्तर 1 सेकंड में लिखना 0। ठीक है, एक बार आकृति के सेंटर पर नेट बल कितना होता है 0। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यहां पर दे दिया क्यू 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 क्यू, सेंटर पर भी क्यू, यहां बल पूछता है तो सेकंड भर में उत्तर लिख दे 0। यानी सेंटर अंदर हमेशा बल कितना आएगा 0। ठीक है, अगला सवाल यह पूछता है किसी पृष्ठ के अंदर 2 कूलम आवेश रखा हुआ है तो इसका फ्लक्स बताओ। ये कहता है किसी पृष्ठ के अंदर 2 कूलम आवेश रखा हुआ है तो इसका हमें क्या बताना है, फ्लक्स। क्या बताना है भैया, फ्लक्स। तो इसका फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो भाई इसका फ्लक्स आएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, समेशन क्यू का मान 2 और बटा एप्सिलॉन 0। ये कहता है यदि इसकी त्रिज्या कितनी थी 10 सेंटीमीटर, यदि इसकी त्रिज्या को डबल कर दिया जाए 20 सेंटीमीटर, भाई रहेगा 2 कूलम ही है। तो अब फ्लक्स बताओ, तो अब भी आंसर आएगा 2 बटा एप्सिलॉन 0। देखो यानी कि समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, समेशन क्यू का मान तो अब भी 2 कूलम है और बटा एप्सिलॉन 0, तो यानी कि जो नया फ्लक्स है फाई डैश वो किसके बराबर होगा, फाई के। और यदि त्रिज्या को 25 गुना कर दिया जाए, भाई त्रिज्या से कोई मतलब नहीं आप। अच्छा ये फ्लक्स किस पे डिपेंड है, समेशन एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, समेशन क्यू। और मेरे भाइयों समेशन क्यू थोड़ी बदला है। हाँ भाई एक चालक गोला जिसके अंदर क्यू आवेश है, यदि इसकी त्रिज्या को 25 गुना कर दिया जाए तो भाई आवेश तो क्यू भी रहेगा। तो बताओ फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। अगर त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो भी फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं। यानी फ्लक्स आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये तो डिपेंड करता है अंदर आवेश कितना है। आप त्रिज्या डबल कर लो पर आवेश तो उतना ही है भाई। ठीक है, अगला तो ये कुछ कंसेप्ट साथ के साथ मैंने आपको बताया, ये 103 के अलावा भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट थे। उस प्रयोग का नाम लिखो जिसने विद्युत आवेश के क्वांटम प्रकृति की स्थापना की। क्वांटम क्यू बराबर है आवेश क्वांटीकरण का नियम, तो याद रखना ये किसने दिया था, मिलीकन ने। अच्छा अब मैं कहूं n बराबर 1 2 3 इस तरीके से,
तो एक रखोगे तो ई, दो रखोगे तो दो ई, तीन रखोगे तीन ई। कुल मिलाकर आवेश का न्यूनतम मान कितना है ई। आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक। तो आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है ई, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसे आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटा। और इसकी पुष्टि किस साइंटिस्ट ने की थी, मिलिगन। ठीक है भैया। निर्वात में आवेशों के बीच बल F है। यदि उनके बीच में पीतल की प्लेट रख दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्तर आएगा 0। जैसे धातु या चालक की प्लेट रखेंगे तो आंसर आ जाता है 0। किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है। परावैद्युतांक का मतलब एप्सिलॉन आर। तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, उसकी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी। हाँ भाई, तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है, 1। तो बताओ माध्यम की विद्युतशीलता किसके बराबर होगी, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अगला सवाल, एक पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, -q और +q सेंटर। तो कहता है गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। गुजरने वाला क्या बताओ, फ्लक्स। तो भाइयों फ्लक्स का सूत्र है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब समेशन q का मान कितना है, 0। अरे प्लस और माइनस बटा एप्सिलॉन 0, आंसर आ गया 0। दो विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, तो भाई 2 प्लस और 2 माइनस, तो भी आंसर क्या आएगा, 0। भाई टोटल चार्ज समेशन q 0, 2 प्लस और 2 माइनस बटा एप्सिलॉन 0, उत्तर क्या आ गया 0। यदि 50 विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं तो भी उत्तर क्या आएगा 0। एक गोले के अंदर q आवेश है, यदि उसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्लक्स समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है भाई, त्रिज्या आधी कर 50 गुणा कर आवेश तो q है ना, तो फ्लक्स फाई का फाई रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं जिस कमरे में हूं, मैं अकेला हूं, यदि इसको छोटा कमरा कर दिया जाए तो भाई तब भी तो मैं एक ही हूं। इसको 25 गुना साइज बढ़ा दे तो मैं तो एक ही रहूंगा भाई। तो समेशन q कितना हो गया, 1 और बटा में एप्सिलॉन 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इकाई धनावेश से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। इकाई धनावेश तो q बराबर 1 कूलम। क्या बताना है, फ्लक्स समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। समेशन q का मान 1 और बटा में एप्सिलॉन 0, ऊपर चला गया एप्सिलॉन 0 इनवर्स। जबरदस्त प्रश्न। हाँ भाई, दो चालक गोलों की त्रिज्या, 18वें प्रश्न पर आ गए हैं फटाफट। दो चालक गोलों की त्रिज्या, ये पहला चालक गोला है, इसकी त्रिज्या a है। ये शानदार सवाल है 18वां और 19वां। ये कहता है दो चालक गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, ये b है। त्रिज्याओं का अनुपात a और b है, यानी पहले इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा समान है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो कहता है सतह पर विद्युत क्षेत्र बताओ, सतह पर। तो E1 और ये हो गया E2। अब सतह पर कितना होता है, KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर, यही होता है। लेकिन ये सूत्र अब इस स्थिति में गलत है, क्योंकि हमें Q का मान नहीं दे रखा, हमें किसका मान दे रखा है, सिग्मा। भाई सिग्मा समान है, तो उत्तर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और बटा में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। नाउ E1 बटा E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बटा में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट आर कैंसल आउट, 1 बटा 1 यानी 1 अनुपात 1। सवाल में है 19वां सवाल, एमसीक्यू का 19वां सवाल। अभी क्या कह रहा है कि सिग्मा नहीं है भाई, यहां पर कितना आवेश है, Q है भाई, सिग्मा नहीं है, कितना है बेटा, Q। तो अब पूछता है तो E1 बटा E2। अब भाई सूत्र लगा देंगे KQ बटा R स्क्वायर, R की जगह A स्क्वायर। अब सर KQ बटा R स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, अब दे रखा है Q, यहां लगाएंगे KQ बटा B स्क्वायर। E1 बटा E2 KQ बटा A स्क्वायर बटा में KQ बटा B स्क्वायर, KQ से KQ कट गया, B स्क्वायर चला गया ऊपर, B स्क्वायर बटा A स्क्वायर। अगर सिग्मा दे तो सिग्मा वाला सूत्र लगाओ, और अगर आपको Q देता है तो Q वाला सूत्र लगाओ। अब हम बढ़ रहे हैं 20वें सवाल की तरफ आगे। हाँ भाई, 20वें सवाल में क्या समझना है,
ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये सेंटर, ये था अक्ष कोई बिंदु P, और ये था भाई निरक्ष। निरक्ष का आपको याद हो तो ये ऐसे आए थे, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे ये वाले, ऐसे ये भी कैंसिल आउट हो गए थे। तो यहां पर दिशा होती है निरक्ष पर होती है +2 माइनस, ऐसे आई थी फाइनल दिशा, यानी E + Q cos थीटा, E - Q cos थीटा, और ऐसे जुड़ गए थे ना, ऐसे इधर साइड है, तो ये होती है +2 माइनस भाई, +2 माइनस। और अक्ष पर क्या होती है -2 प्लस। हाँ भाई, अक्ष पर दिशा क्या होती है, पहले ऐसे आप रखो, पहले अक्ष का निकाला फिर निरक्ष का निकाला। अक्ष पर तो क्या -2 प्लस, और निरक्ष पर क्या होती है +2 माइनस। अब ये किसकी दिशा है आपको याद है, P की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -2 प्लस। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में होता है, जबकि निरक्ष पर P के विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि निरक्ष पर आई +2 माइनस, जबकि P की दिशा होती है -2 प्लस, तो उसके क्या हो गया विपरीत। चलो भाई 20 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं 21वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है 21वां। तो विद्युत क्षेत्र में कौन सा विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित का मतलब है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब है बल लगेगा। पहला एक्स किरण, तो भाई एक्स किरण, ये तो इस पर कितना आवेश होता है किरणों पर 0, EMW किरण है, और किरण पर कितना आवेश होता है भाई 0। अगला दे रहा भाई इसमें गामा, तो भाई गामा पर भी कितना होगा 0। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सब जानते हैं भाई, न्यूट्रॉन कैसा कण है उदासीन, तो इस पर भी 0। अब दिया अल्फा, अल्फा का मतलब होता है 2He4, तो इस पे कितना हो गया 2E, और द्रव्यमान कितना हो गया 4mg। तो 2E आवेश है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र में क्या लगेगा बल, और बल है तो क्या होगा विक्षेपित। तो बताओ इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा, उत्तर आएगा 2He4। तो विद्युत क्षेत्र में कौन सा कण विक्षेपित हो जाएगा 2He4, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर क्या लगता है बल। विद्युत फ्लक्स की विमा बताओ। देखो सबसे पहले आपको पढ़नी होगी आवेश की विमा, आवेश की विमा तो आप सब जानते हो I = Q/T, Q = IT, अरे आवेश तो I की क्या होगी A1 और T की होगी T1। तो आवेश की विमा होती है मेरे भाई A1 T1, आवेश की विमा क्या होती है भैया A1 और T1। अब आपसे बात करता है विद्युत क्षेत्र की, तो E बराबर क्या होता है F/Q, जो विमा आपसे पूछ सकता है, चैप्टर के नाम की विमा पूछेगा जाता है, E बराबर F/Q। F की विमा क्या होती है M1 L1 T - 2, ये तो 11वीं क्लास के याद है, बल की विमा M1 L1 T - 2। और Q की विमा क्या होती है बेटा A1 T1, तो M1 L1 T - 3 A - 1, रटनी नहीं है। अब विभव की विमा पूछे तो V बराबर -E.dr, तो E की विमा क्या होगी M1 L1 T - 3 A - 1, अरे ये ना, और dr की विमा L1, तो M1 L2 T - 3 A - 1, रटनी थोड़ी है, बढ़ा लो। अब आपसे पूछी विद्युत फ्लक्स की विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा पूछा है आपसे, तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, ये होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, भैया ये होता है। तो पहले E की विमा, E बराबर क्या होता है F/Q, और इनटू में ds, F M1 L1 T - 2, ये हो गया A1 T1, और ds की हो गई L2, और एरिया मीटर स्क्वायर, M1 L की पावर 3, T ऊपर जाके T की पावर -3 A की पावर -1। तो देख लेना जो भी ऑप्शन आ रहा है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो ये तो हो गया न्यूटन पर कूलम, और ds का हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो न्यूटन पर कूलम, ये कैसी राशि है, तो ये राशि है अदिश, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। विभव भी कैसी राशि है अदिश, क्योंकि उसमें भी क्या आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट/मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत क्या पूछिए भैया सामर्थ्य, वह अधिकतम क्षेत्र जिसको कोई वस्तु बिना भंजन के क्या कर ले सहन,
वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसको कोई वस्तु बिना भंजन के सहन कर लेती है। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसको कोई वस्तु बिना भंजन के सहन कर लेती है उसे कहते हैं पराविद्युत सामर्थ्य, और इसका मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। राइट। हाँ भाई, किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 26वां प्रश्न, ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र का मतलब कि 50 वोल्ट पर मीटर है तथा विभव है 300 वोल्ट। तो ये कह रहा है वो दूरी बताओ। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, V बराबर E डॉट डी आर। अरे V बराबर माइनस E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि विभव बराबर विद्युत क्षेत्र, विभव बराबर विद्युत क्षेत्र और डी आर का मतलब दूरी। विभव का मान कितना भाई 300, विद्युत क्षेत्र का मान 50, दूरी चाहिए क्या मान लो x, x बराबर में 300 बटा 50, भाग दे दो कितनी बार 6, तो कितना मीटर उत्तर आ गया 6 मीटर। अगला 27वां सवाल, लगातार हम बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आगे 103 सवाल हमारे टारगेट। ये कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव 200 वोल्ट है, तो विभव दे रखा है 200 वोल्ट। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया क्या बताओ कार्य। तो भाई V बराबर क्या होता है W बटा Q, विभव W बटा Q। अब विभव कितना दे रखा है 200, W बटा Q, Q कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो तो 200 इंटू इलेक्ट्रॉन बराबर में W, 200 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, क्या मेरे भाई जूल। अब इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का क्या तो भाग। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो इसी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का क्या कर दो गुणा। तो यहाँ भाग देंगे, जैसे इसका भाग देंगे हट जाएगा और जूल किस में बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। R1 में R2 त्रिज्या, अगला सवाल आ रहा है 28वां। आप अपने पास 103 वाली पीडीएफ रख के बैठे तभी होगा। R1 में R2 हो गई। ये कह रहा है कि R1 में R2 चालक गोलों पर समान विभव पर है, चालक गोले हैं। ये कह रहा है आवेशित, आवेशित का मतलब Q, दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर है, उन पर पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात समान है, यानी यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा। तो कहता है कि विभवों का समान विभव पर है तो पृष्ठ आवेश सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का क्या चाहिए अपन को अनुपात। तो समान विभव V1 बराबर V2, V1 का मान क्या होता है KQ बटा KQ1 बटा R1 स्क्वायर, सॉरी R1, अरे विभव का ये तो सूत्र है KQ बटा R, ये हो गया KQ2 बटा R2, K से K कट गया। Q1 का मान क्या होगा सिग्मा ए, अरे सिग्मा बराबर Q अपॉन A, पृष्ठ आवेश घनत्व तो Q बराबर में सिग्मा ए, तो ये हो गया सिग्मा ए बटा में R1, ये हो गया सिग्मा ए बटा में R2, सिग्मा 1 सिग्मा 2, A1 A2, सिग्मा 1 A1 का मान हो गया पाई R1 स्क्वायर, अरे सॉरी गोला है गोला 4 पाई R1 स्क्वायर बटा में R1, ये हो गया सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर और बटा में R2, 4 पाई से क्या कट गया 4 पाई, R1 से क्या कट गया R1, R2 से क्या कट गया R2, ये नीचे आएगा तो सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2, ये जाएगा उधर तो R2 बटा R1, तो उत्तर आएगा, अरे सिंपल कंसेप्ट है R2 बटा R1। अच्छा सवाल 29वां, कुछ नहीं विभव का सूत्र लगाना था, बराबर कर दो और सिग्मा बराबर Q अपॉन A, कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है बेटा। अगला आ रहा है भाई साहब 29वां सवाल, ये कहता है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु ये रहा भाई साहब 0 0, यहां पर कितना कूलम आवेश है 10 कूलम। ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A के कोऑर्डिनेट है A और 0 और B के कोऑर्डिनेट है A/√2 और A/√2। ये कह रहा है दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर बताओ, यानी हमें चाहिए
वी ए माइनस वी बी। तो क्यों ना पहले विभव निकाल लिया जाए। तो विभव का सूत्र क्या है, मान लो वी ए निकाले इस वाले का, तो इसका सूत्र है के क्यू बटा आर। के क्यू की जगह कितना है 10 और 10 कूलम। आर आर में दे रखा ये भाई, ये है ना आर क्या होती है, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। आवेश कितना कूलम है 10, नहीं दे रखा तो सूत्र लगाओ अंडर रूट x2। x2 कौन है a माइनस x1 कौन है 0 का होल स्क्वायर। y2 कौन है 0 और x2 भी कौन है 0। तो ये हो गया अंडर रूट, अरे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर और इसका उत्तर आ गया a। तो उत्तर आ गया 10 के बटा a वी ए का मान। अब वी बी का मान चाहिए के क्यू की जगह वही 10। अब फिर ये दूरी चाहिए, तो दे नहीं रखी हमें भाई, ये नहीं दे रखी ना। तो x2 कौन है a बाई रूट 2 माइनस x1 कौन है 0, तो a बाई रूट 2 माइनस 0 प्लस a बाई रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर बटा 2 प्लस a स्क्वायर बटा 2। तो ये आ गया 2a स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर का उत्तर आ गया a। तो ये भी ये आ गया। अब दोनों का मान रख दो, तो ये आ गया भाई 10 के बटा a माइनस 10 के बटा a, ये कैंसिल आउट हो गया, उत्तर कितना आ गया 0। तो बताइए विभवांतर कितना होगा भाई 0। अगला सवाल लेके आ रहे हैं 30वां। 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विभव 500 वोल्ट है। 2 मीटर त्रिज्या, ये लो भाई, यहां पर विभव पृष्ठ मतलब सतह पर कितना वोल्ट है, तो सतह पर वोल्टेज है भाई 500 वोल्ट। तो ये कह रहा है 1.5 मीटर दूरी पर बताओ। 1.5 मीटर दूरी मतलब यहां बताओ, 1.5 मीटर का मतलब कहां हो गया अंदर। अरे भाई त्रिज्या 2 मीटर है ना, और हम जानते हैं चालक गोले के अंदर विभव क्या होता है कांस्टेंट, किसके बराबर, सतह के बराबर। किसके बराबर भैया, सतह। और सतह पर विभव कितना है 500, तो इसका आंसर भी कितना वोल्ट आ गया भाई 500 वोल्ट। राइट, देखो क्या शानदार सवाल है, जबरदस्त 30वां सवाल। एक अल्फा कण ब्राह्म अवस्था में 70 वोल्ट पर है, दूसरे बिंदु जहां 50 वोल्ट ले जाने में किया गया कार्य। अल्फा कण को, ये कह रहा है कि अल्फा कण को 70 वोल्ट से 50 वोल्ट तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ। कौन सा कण को ले जा रहा हूं, अल्फा कण। तो हम जानते हैं विभवांतर Va माइनस Vb बराबर W बटा Q। विभवांतर हो गया 70 माइनस 50 20 Q। तो अल्फा कण का सूत्र होता है 2He4, तो इस पर कितना आवेश हो गया 2E, तो ये हो गया 2E। तो W बराबर हो गया 20 गुणा 2E बराबर में 40E, और किसमें भाई जूल में। जूल आप जानते हो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या है E। अरे भाई E आ गया 40E, और क्या मेरे भाई जूल। इसमें हम 40E का मतलब 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, फिर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का क्या लगाएंगे, भाग कट जाएगा, और ये जूल किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उत्तर आ जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको रटे नहीं आप, समझें क्या चल रहा है कंसेप्ट। अब सवाल आ रहा है 32वां। ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो बताओ विभव का दूरी के साथ क्या लेखा चित्र होगा। मेरे भाई आप जानते हो E बराबर माइनस dV बाई dr, सूत्र लगाओ। विद्युत क्षेत्र कितना है 0, तो माइनस में dV बाई dr, ये माइनस इधर आ गया। अब बताओ भाई V का अवकलन कितना है 0, इसका मतलब V कौन है, कांस्टेंट, मतलब V दूरी पर निर्भर नहीं करता। यदि विद्युत क्षेत्र 0 है, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0, और विभव क्या होता है कांस्टेंट, किसके बराबर, सतह के बराबर। ये 32वां सवाल था आपका। अब आ रहा है नेक्स्ट 33वां।
ये कह रहा है 33वें सवाल में समान पृष्ठ आवेश घनत्व के दो चालक गोले हैं जिसकी त्रिज्या r1 और क्या है r2। समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। ये कह रहा है भाई इनके केंद्र पर विभव का अनुपात बताओ। केंद्र पर, तो केंद्र पर विभव कितना होगा, सतह के बराबर। सतह पर कितना होता है k q बटा r1, इस पर हो गया v2 बराबर k q अपॉन r2। अरे केंद्र पर किस अंदर, पूरे अंदर किसके बराबर है, सतह। तो केंद्र भी, तो भाई केंद्र भी, जैसे मैं आपसे कहूं एक चालक गोले की सतह पर विभव 200 वोल्ट है, तो बताओ इसके केंद्र पर कितना होगा। केंद्र का मतलब अंदर, तो अंदर किसके बराबर, सतह के बराबर। तो केंद्र भी तो अंदर है, तो उत्तर अभी भी कितना वोल्ट आएगा, 200। ठीक है, एक चालक गोले की सतह पर 500 वोल्ट है, बताओ केंद्र पर कितना होगा, 500 ही होगा, क्योंकि चालक गोले के अंदर विभव कांस्टेंट होता है। किसके बराबर, सतह के बराबर। प्यारे भाइयों, किसके बराबर, सतह के बराबर। ये कह रहा है कि केंद्र पर विभव बताओ, तो केंद्र पर सतह के बराबर, सतह पर k q बटा r1, k q बटा r2। भाई साहब लेकिन क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर दिया है पृष्ठ आवेश घनत्व q बराबर सिग्मा है, और यहां पर भी q बराबर सिग्मा है। सिग्मा, अब a का मतलब क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, यहां a का मतलब क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। r1 से क्या कट गया r1, यहां r2 से क्या कट गया r2। तो v1 बटा v2 k सिग्मा पाई r1 और k सिग्मा पाई r2, ये कट जाएंगे, तो r1 बटा r2। तो इसका उत्तर आएगा r1 बटा r2। राइट, शानदार सवाल, क्योंकि यहां रोल था q का भी सिग्मा का। 34वां सवाल, एकांक आवेश को q से r दूरी पर वृत्ताकार घुमाने में किया गया कार्य। ये q आवेश है, इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर। एक कूलम आवेश को घुमाने में किया गया, क्या बताओ, कार्य। जब भी कौन से पथ पर घुमाया जाएगा, वृत्ताकार पथ पर, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। किसी को घुमा लो भाई वृत्ताकार पथ पर, तो किया गया कार्य कितना होता है, 0। किसी को भी जब हम वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है भाई, 0। 35वां, इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर, ये इलेक्ट्रॉन था, इसको इस इलेक्ट्रॉन की ओर, तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है k q1 q2 बटा r। जब ये पास आएंगे तो r का मान क्या होगा, घटेगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। भाई जब पास आएंगे तो r का मान घटेगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। उड़ा देंगे जी, उड़ा देंगे। आगे देखिए 36वां सवाल, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान, आपको चैप्टर याद होना चाहिए। ये कह रहा है इस तरीके से, बहुत आसान, इस तरीके से, ये है +40 कूलम और ये है -40 कूलम। समझ तो रहे होंगे आप, विद्युत द्विध्रुव, अरे भाई प्लस माइनस तो विद्युत द्विध्रुव। ये है P और ये है Q, तो आप समझ रहे होंगे निरक्ष है। ये दूरी कितनी a और ये भी कितनी a। एक कूलम आवेश को P से Q तक, एक कूलम आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, तो V बराबर W बटा Q। Q का मान, अच्छा V बराबर W बटा Q, Q का मान कितना है, एक कूलम। अब भाई मेरे को ये बताओ, ये क्या है, निरक्ष, और निरक्ष पर विभव कितना होता है, 0, तो W बराबर कितना आ गया, 0। निरक्ष पर किसी भी आवेश को ले जाओ, ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा भाई, 0। 37वां बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल। 64 पारे की गोलियां, ये 64 छोटी छोटी पारे की गोलियां थी, इनको मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई गई, बड़ी गोली बनाई गई। ये कह रहा है कि जिस छोटी गोली पर विभव कितना भाई, 10 वोल्ट, तो इन छोटी गोलियों से मिलकर जो एक बड़ी गोली, कितनी छोटी गोली मिलाई, 64 गोली, 64 छोटी छोटी गोलियां मिलाई, उनसे एक बड़ी गोली बनाई। तो ये कह रहा है बड़ी गोली पर विभव बताओ, तो इसका सूत्र है V बड़ी, n की पावर 2/3 V छोटी। ये जबरदस्त सवाल है। V बड़ी बराबर, ट्रिक है कि छोटी गोलियों को मिलाकर जब बड़ी गोली बनेगी, तो V बड़ी बराबर n की पावर 2/3 और V छोटी। V बड़ी बराबर n कितनी गोली थी, 64,
64 की पावर 2/3 और v छोटी, तो v बड़ी बराबर, अब 64 की पावर 2/3 मतलब 4 की पावर 3 गुणा 2/3 और v छोटी का मान 10 वोल्ट। अरे दे तो रखा है, 3 से 3 कट गया, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 10 बराबर 160 वोल्ट। तो बड़ी गोली पर कितना वोल्ट होगा? 160 वोल्ट। बेहतरीन प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। नेक्स्ट आ रहा है 38वां प्रश्न। ये कह रहा है ए, इस तरीके से दो संधारित्र जोड़ रखे, ये है बी, पहले की धारिता है 3 माइक्रोफैरड, दूसरे की धारिता 6 माइक्रोफैरड, फिर इसकी 4 माइक्रोफैरड, इसकी 4 माइक्रोफैरड। कहता है तुल्य धारिता बताओ। क्या बताओ भैया? तुल्य धारिता। तो भाई देखो, समझो मुझे, किस किस के बीच बतानी है? ए और बी के बीच। तो इसे मान लो C1, इसे मान लो C2। देखो वैसे एक बार मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं आपको। ये दोनों किस में है? श्रेणी में। तो श्रेणी का सूत्र क्या है भाई? उल्टा गुणा बटा जोड़, गुणा बटा जोड़। तो 6 तिया 18, अरे गुणा कर दिया, और जोड़ 6 और 3 9, तो ये आ गए 2। तो भाई उत्तर कितना आ गया? 2 फैरड माइक्रोफैरड। ये भी श्रेणी में 4 4 के 2, 4/2, 4/2 का मतलब ये कितना आ गया भाई? 2 माइक्रोफैरड। ये दोनों किसमें? समांतर में। तो 2 2 के 2, तो कितना उत्तर आ गया? 4 माइक्रोफैरड। प्यारे भाइयों, इसको करेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में? ये है इंपॉर्टेंट मुद्दा कि अगर ये प्रश्न 1.5 नंबर में आ जाए, बड़े प्रश्न के रूप में आ जाए, तो हम इसे कैसे करेंगे? ये ए है, ये बी है, ये था भाई 3 माइक्रोफैरड, ये था मेरे भाई 6 माइक्रोफैरड, ये था मेरे भाई 4 माइक्रोफैरड, और ये था मेरे भाई 4 माइक्रोफैरड। इसे क्या मान लो? C1, इसे क्या मान लो? C2, इसे क्या मान लो? C3, और इसे क्या मान लो? C4। तो आप लिखोगे C1 व C2 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। माना इनका तुल्य कौन है? C5, 4 तक तो मान ही रखा है आपने। तो ये आ जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो सॉल्व करने पे 2 आ गया। फिर आप लिखोगे C3, ये दोनों पहले तो इन दोनों के बारे में लिख दिया, इनका रिजल्ट कौन आया? C5, कितना आया? 2। फिर आप लिखोगे C3 व C4, दोनों भी किसमें है? श्रेणी में। तो इनका रिजल्ट आ गया C6, ये भी कितना आएगा? 2। फिर आप लिखोगे C5 और C6, दोनों किसमें? समांतर में। तो रिजल्ट आ गया C7, समांतर में तो C5 प्लस C6, तो उत्तर कितना आ गया? 4। ये वैसे सॉल्व करने का पैटर्न है, अगर बोर्ड एग्जाम में 1.5 नंबर में आता है तो। धीरे धीरे प्रश्नों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हम आ रहे हैं 39वें प्रश्न पर। यदि संधारित्र की प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए? तार से, तो इसका विभव अनंत हो जाएगा, इसका आवेश अनंत हो जाएगा, इसका आवेश पूर्व का दुगना हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। एक ही बात याद रखना आप तो, कि जब भी संधारित्र की प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाता है तो संधारित्र निरावेशित हो जाता है। तब भी संधारित्र की प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाता है तो संधारित्र निरावेशित हो जाता है। प्रश्न संख्या 40 जबरदस्त है, देखिए। ए बी, ये कह रहा है ए और बी के बीच, ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का और ये 10 का। ये कहता है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो धारिता का जरूर सवाल आएगा भैया, 100% आएगा। तो बताओ ये दोनों किसमें है? श्रेणी में। 10 10 के 2, श्रेणी को उल्टा 10 10 के 2, 10/2, उत्तर कितना आ गया? 5। ये भी दोनों किसमें है? श्रेणी में। 10 10 के 2, तो ये कितना आ गया भाई? 5, राइट।
लेकिन अगर वो कह देता है आपसे 10-10 के 2, अरे तो सीसी के एन, सी बटा एन, ट्रिक तो सारी श्रेणी में लगती है, तो श्रेणी में नहीं, 10-10 के 2 10/2 कितना आ गया 5, 10-10 के 2 10/2 कितना आ गया 5। ये दोनों किस में भाई, अब समांतर में, समांतर में, तो उत्तर कितना आ गया 10 आ गया। लेकिन अगर इनमें एक बीच में और जोड़ दिया जाए 10 का, तो अभी भी उत्तर कितना आएगा 10। अच्छा ये इसका उत्तर 10, 5 कितना आया, 5 आया भाई। 10-10 के 2 गुणा गुणा कितना हो गया 100 बटा जोड़ 10 और 10 20, तो कितना आया 5। या फिर ऐसा निकाल ले सीसी के एन, या गुणा बटा जोड़, जो भी ट्रिक लगे, ये की तो ट्रिक है, सीसी के एन सी बटा एन गुणा बटा जोड़, ये की ट्रिक है। अब देखो 10-10 के 2 कितना आ गया 5, ये 10-10 के 2 कितना उत्तर आ गया 5, तो ये 5 और 5 10, लेकिन बीच में एक 10 का भी तो और आ रहा है समांतर में, तो 10 और 10 कितना उत्तर आना चाहिए 20। लेकिन अभी भी इस सवाल का उत्तर 10 ही आता है, इस बीच वाले को हटा दिया जाता है, यानी P और ये हो गया Q और ये हो गया R और ये हो गया S, यानी जब P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है, तो देखो P का मान 10, Q का मान भी 10, R का मान भी 10, S का मान भी 10, तो ये हो गया 1 बराबर 1 बराबर है, तो बीच वाले को डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर P का मान 20 होता तो जाते 2 बराबर 1, जो भी बराबर नहीं है, फिर बीच वाले को नहीं हटाते। तो बताओ बीच वाले को कब हटाते हैं, बीच वाले को तब हटाते हैं जब संतुलन की क्या लग जाती है, शर्त। तो 40वां सवाल बेहतरीन सवाल, लेकिन अब इससे भी भयंकर सवाल लेके आप इस तरीके से 3 संधारित्र देगा, कितने संधारित्र देगा 3 भाई, इस तरीके से कितने संधारित्र दे देगा 3। इन दो के बीच में एक जोड़ देगा, इन दो के बीच में एक जोड़ देगा। ये भाई ये पता है, ये वही है, ये वाला व्हीटस्टोन सेतु। जब भी ऐसा चित्र बना के दे तो ये कौन है, व्हीटस्टोन सेतु। सब कितने के जोड़ रहे हैं 5-5 के, 5 5 5 5 5, तो 5 5 5 5 और 5, लेकिन बीच वाले को हटा दिया जाता है। लेकिन रहस्य की बात, इसके बाद एक और जोड़ रखा है 5 का, तो तुम भी जोड़ दो 5 का। यहां तक तो व्हीटस्टोन सेतु है, 3 2 के बीच में एक और 2 के बीच में एक, लेकिन ये भी जोड़ रखा है। अब देखो ये दोनों श्रेणी में 5-5 के 2 2.5, ये दोनों श्रेणी में कितना हो गया 2.5, 2.5 और 2.5 समांतर में कितना हो गया 5, फिर ये 5 और 5 के श्रेणी में कितना हो गया 2.5, इसका उत्तर आ जाएगा 2.5। ठीक है भाई, बढ़िया सा सवाल, बेहतरीन सा सवाल। एमसीक्यू मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट का बन जाना, बाकी तो आप कर ही लोगे इनको। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, धारिताओं का अनुपात बताओ। चालक गोले की धारिता होती है 4πε0r, चालक गोले की धारिता 4πε0r। पहला गोला है तो C1, तो यहाँ क्या आ गया R1, दूसरा गोला है तो C2 और यहाँ क्या आ गया R2, दे दो भाग, 4πε0 कट गया तो C1 बटा C2 बराबर R1 बटा R2। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो धारिताओं का अनुपात भी कितना आएगा 1:2। समान त्रिज्या समान आवेश की 8 बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, 8 बूंदे मिलकर बड़ी बूंद बना रही, बड़ी बूंद 8 बूंद मिलकर, तो भाई C बड़ी n की पावर 2/3 और C छोटी, C बड़ी बराबर n का मतलब 8 की पावर 2/3 और C छोटी 8 की पावर 2 की पावर 3 गुना 2/3 और C छोटी, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 2 कितने हो गए 4, तो कितना गुना हो जाएगी भाई 4 गुना। बयालीसवां सवाल, समान त्रिज्या समान आवेश, ये तो हो गया 43वां। एक आवेशी संधारित्र की प्लेटों के मध्य की ऊर्जा U0 है। 43वें सवाल में ऊर्जा दे रखी है U0।
ये कहता है भाई कि यदि परावैद्युतांक भर दिया जाए एप्सिलॉन आर, भर दिया तो ऊर्जा बताओ, तो ये होता है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो जैसे हम u डैश की वैल्यू u0 है स्टार्टिंग की, तो हाफ एप्सिलॉन m ई स्क्वायर, और ये क्या होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है q स्क्वायर बटा 2c। परावैद्युतांक भर दिया जाए, नहीं आप इस, अच्छा समांतर पर संधारित्र नहीं, ओनली क्या पूछा है संधारित्र। तो संधारित्र का पहला सूत्र q स्क्वायर बटा 2c, हाफ cv स्क्वायर, और तो इसका उत्तर आता है भाई सीधी सी बात है, धारिता सब कुछ घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा, ओ भाई घटेगी तो भाग दे। निर्वात में विभव v है, माध्यम में बताओ v अपॉन एप्सिलॉन r, विद्युत क्षेत्र बताओ e अपॉन एप्सिलॉन r। जब भी माध्यम सॉरी धारिता होती है, धारिता थोड़ी पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो भाई स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, यानी एप्सिलॉन r का क्या लगा देंगे भाग। 44 हो गए भाई। पैंतालीसवां वही तुल्य धारिता का निकाल लोगे आप। 46वां सवाल देखें आप, ये I है और ये B है, ये T1 है और ये T2 है। ये कहता है कौन सा कथन सत्य है, T1 बराबर T2, T1 बड़ा होगा T2 से, C कथन T1 छोटा होगा T2 से, D इनमें से कोई नहीं। मान लो ये कितना डिग्री है 60, और ये कितना डिग्री है भाई, तो ये 30 है, तो ये कितना 60। R बराबर V बटा I। अगर मैं यहां से tan 30 निकालता हूं तो ये आ जाएगा लंब कोण है I बटा V। tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान होता है 30 पहला वाला है tan 30 1 बटा √3 और I बटा V, तो V बटा I बराबर आ गया √3, R1 बराबर √3, R1 बराबर √3। समझ गए। दोबारा मैं निकालता हूं tan 60, लंब बटा आधार I बटा V, tan 60 का मान √3 I बटा V, उल्टा करो 1 बटा √3 V बटा I, और ये कौन है R2, तो R2 का मान आ गया 1 बटा √3। बेहतरीन सवाल है। अब मुझे बताओ 1 बटा √3 ज्यादा √3 यानी R1 ज्यादा है R2 से, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका ताप भी ज्यादा होगा, तो T1 ज्यादा होगा T2 से। नेक्स्ट टोटल 103 सवाल है, पहली क्लास में 50 कराएंगे, दूसरी में भी 50 कराएंगे, 2 स्टेप में कराएंगे। ऐसे एडिशनल की एक फर्स्ट बुक की क्लास लेंगे, एक सेकंड की, 2 क्लास एडिशनल की, 2 एमसीक्यू की। आज इसको कंप्लीट खत्म कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे मटेरियल और आता रहेगा, जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आप देखते रहें। बाकी आप अपनी पढ़ाई अपने स्तर पर करें, तो फिर सुविधा के लिए डाली जा रही चीजें। 47वां प्रश्न, आप कहेंगे एक वीडियो और विद्युत क्षेत्र में निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है, तो सब जानते हैं VD समानुपाती E। आप कहेंगे एक विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। 48वां, ये कहता है एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर स्थित दूसरे अन्य नगर में भेजा जाता है। नगर ए से नगर कहां जा रही है बी में, कितना किलोमीटर है जी, 50 किलोमीटर। 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर है इसका विभव, पात का मतलब विभव, 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 8 प्रति किलोमीटर, इसका विभव है 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर कितना है 150, 15 8 120, तो ये हो गया 1200 वोल्ट।
V का मान। प्रतिरोध दे रखा है जी कितना दे रखा भाई 0.5 ओम, लेकिन ये प्रति किलोमीटर दे रखा है। किलोमीटर कितना है 150, तो मल्टीप्लाई बाय 150, 15/75 तो ये आ गया 75 ओम। शक्ति पूछिए, शक्ति बराबर वी आई, वी तो दे रखा है आई नहीं दे रखा, तो वी आई, आई बराबर वी अपॉन आर। नाउ वी स्क्वायर बटा आर, अब देखो आर भी दे रखा है, वी भी दे रखा है। देखो हमने यहाँ अप्रोच लगाई कि भाई वी आई, वी तो है लेकिन आई नहीं है, तो आई नहीं है तो लगाओ ना तिकड़मबाजी कि वी और आर में कोई संबंध बन के आई बराबर वी अपॉन आर। सूत्र लगा दो, सवाल हो जाएगा 48वां। अब आ रहा जी 49वां सवाल। आज पहले 50 एमसीक्यू कराया आपको। 49वां सवाल है, 2.1 वोल्ट का एक सेल, वोल्टेज दे रखा है यानी कि V का मतलब E 2.1 वोल्ट, 0.2 एम्पियर धारा बह रही है, 0.2 एम्पियर, 10 ओम का प्रतिरोध, R बराबर 10 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, स्मॉल r। ओ भाई I बराबर क्या होता है V अपॉन R, V की जगह क्या आ जाएगी और R की जगह R प्लस R, 2R है ना भाई, एक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। I दे रखा है 0.2, E 2.1 है, R दे रखा है 10, तो स्मॉल r आ जाएगा ना। आज इस क्लास का अंतिम सवाल 50वां क्वेश्चन। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो आज हमने एमसीक्यू 103 का फर्स्ट पार्ट कराया, जिसमें कितने क्वेश्चन कराए 50। अभी बहुत जल्द सेकंड पार्ट आ रहा है, फिर एडिशनल के भी 2 पार्ट आएंगे। आज आपको कंप्लीट एडिशनल एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा, फिर कल से धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्लासेस आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी करते रहें, जुड़े रहें, सफलता अवश्य मिले, मेहनत करते रहें।